जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एनालिसिस है, क्योंकि यह पेपर जो मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ या यूपीएससी की जो सीडीएस परीक्षा होती है। आप जानते हैं यूपीएससी आईएएस के साथ-साथ एनडीए, सीडीएस यह सब भी कराती है। तो इससे पता चलता है यूपीएससी का पैटर्न क्या कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाली है आगे। तो यूपीएससी की आईएएस परीक्षा के साथ-साथ उसकी सभी परीक्षाओं का एनालिसिस करते रहना चाहिए। तो ये 3 पेपर होते हैं, लेकिन हमें केवल सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज से, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि-आदि सब्जेक्ट आते हैं, उनसे मतलब है। तो हम सिर्फ वही वाला पेपर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उस हिसाब से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कीजिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर, भारत और पाकिस्तान के बीच आगरा शिखर सम्मेलन, प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। यानी कि ये जो घटनाएं हैं ये 1947 के बाद की हैं। आप जानते हैं यूपीएससी जो आईएएस वाला एग्जाम है उसमें भी अब 1947 के बाद की घटनाएं पूछने लगा है। तो इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि 1947 के बाद की भी घटनाएं आ सकती हैं। तो शिमला समझौता है, आगरा शिखर सम्मेलन, सार्क तो इम्पोर्टेंट है ही। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान भारत के बीच जो समस्या चल रही थी उसके कारण शायद ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप समझ रहे हो ट्रेंड कैसे पकड़ा जाता है। जो भारत पाकिस्तान के बीच समस्या चल रही थी उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको लगता है कि सही पूछा गया है। तो इसका सी है 1432। पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, सॉरी फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए। मैं आंसर बताए दे रहा हूँ, लेकिन आप फाइनल आंसर की पर ही विश्वास रखिएगा। ठीक है, हो सकता है एक आध गलत हो जाए, मैं अपने हिसाब से तो सही ही बताने की कोशिश करूंगा। तो ये इस क्वेश्चन से आप समझ गए ट्रेंड। भारत पाकिस्तान के बीच जो समस्या चल रही थी उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन की अग्रणी ही विजेता प्रणाली, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पूछा गया कौन सी विशेषता सही है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसी विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें मेन बात क्या होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मान लो 100 लोग हैं चुनाव में वोट देने वाले किसी क्षेत्र में, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, मान लो 4 लोग खड़े हैं, ए बी सी डी, एमएलए के इलेक्शन में, विधायकी के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हैं। अगर ए को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, मान लो इसको मिल गए 50 या और कम कर लेते हैं, इसको मिल गए 40, इसको मिल गए 30, इसको मिल गए 20 और इसको मिल गए 10। 40 वाला विजयी घोषित हो जाता है। आवश्यक नहीं है कि 50% प्लस ही मिलने चाहिए, सबसे ज्यादा जिसको मिलेगा वह विधायक बन जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, यह आवश्यक नहीं है। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं कि 50% प्लस 1 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो आसान है। थोड़ा सा पॉलिटी आसान आती है यूपीएससी में, जहां तक मैंने देखा है इस वाले पेपर में भी पॉलिटी आसान है थोड़ी सी। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, इसकी मुझे प्रतीक्षा बहुत वर्षों से थी, ये क्वेश्चन पूछा जाए। आज जाकर पूछ लिया। आज मतलब सीडीएस का जो एग्जाम हुआ इसमें यूपीएससी ने पूछ लिया। आईएएस में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इसमें जो विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो 370 हटा था जम्मू कश्मीर के बाद, तब से ही मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए। अभी तक नहीं पूछा गया था, लेकिन अब पूछ दिया गया कि अनुच्छेद 371 जो विशेष उपबंध है, 371 का, 371 खा, 371 झा, ये सब किसके लिए हैं। आपको मुझे पता है याद नहीं होंगे, जनरली लोगों को याद नहीं होता इतने टफ। मेरे जो टेबल है उसके सामने एक छपा हुआ है पेज, उस पर मैंने भारत का डायग्राम, भारत का नक्शा बना के उस पर लिखा था कि कहाँ पे कौन सा है। तो वहां से ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि हाँ, ये मैं सोच रहा था कब आएगा। तो ए का इसमें 2 होगा। 371 गुजरात का है, इधर मैं नक्शा बना रहा था तब भी देखो गुजरात के पास लिखना शुरू कर दिया था 371, क्योंकि वहीं पे है। बी का 1 होगा, नागालैंड में 371 का है, और 371 खा फिर आएगा असम में, और 371 झा गोवा में आ जाएगा इधर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, यूपीएससी आईएएस वाले ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
संविधान के 106वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के सीटों का आवंटन। देखो ये संविधान संशोधन हुआ था, यूपीएससी में सीडीएस ने पूछ लिया ये क्वेश्चन। इसमें केवल 3 सही है, इसमें सही पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका केवल 3 कथन सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कौन सा सही है। संविधान के 106वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध किया गया। राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों के सीटों का आरक्षण उपबंध है। पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए उपबंध है। हाँ, तो तीसरा इसका सही होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो भी चीजें रहेंगी संविधान संशोधन से, वैसे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, चाहे वो पहला हो, 86वां हो या 85वां हो। ठीक है, संविधान संशोधन आप अच्छे से पढ़ के जाइए। 5th नंबर, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों और सूचियों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 7वीं अनुसूची, अधिकतर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि कौन सा विषय केंद्र सरकार को दिया गया है, कौन सा राज्य सूची में है, कौन सा समवर्ती सूची में है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ के बता दिया गया कि आपको याद कर लेना चाहिए थोड़े बहुत जो है कि कौन किस सूची में है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें से गलत कौन सा होना चाहिए, तो इसका डी वाला जो जनगणना है। अब देखो क्वेश्चन, जनगणना ही क्यों पूछी गई, जनगणना ही क्यों पूछी गई, क्योंकि आप जानते हैं जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस भी होने वाला है, जनगणना चर्चा में थी, क्वेश्चन बना। समझ रहे हो आप, तो ये पेपर क्यों करना आवश्यक है, अब समझ गए होंगे, तो उनको भी शेयर कर दो जो दोस्त आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं, मैं फिर कह रहा हूं पॉलिटी के क्वेश्चन कंपेयर करें अन्य सब्जेक्ट से तो आसान बनते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो उद्देशिका हम लोग रटते नहीं है, मुझे तो याद है, आपको भी शायद याद होगी, लेकिन जनरली लोग नहीं याद करते, कहते याद नहीं होती, जबकि याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आपको उद्देशिका नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि देखो पूछा क्या गया, पंथ निरपेक्ष शब्द समाजवादी शब्द से पहले आता है। क्या पंथ निरपेक्ष पहले आता है, नहीं, समाजवादी पहले आता है, तो पहला तो गलत हो गया, तो जैसे पहला गलत हुआ ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर इसका बी वाला सही हो जाएगा। न्याय शब्द समता शब्द से पहले आता है, बंधुता स्वतंत्रता शब्द के बाद आता है। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी जिंदाबाद, क्योंकि बढ़िया ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछूं, प्रेम्बल से भी हो गया और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हो गया कि दिमाग लगेगा कि अच्छा। 7 नंबर देख लेते हैं, भारत की संसद में प्रस्तावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य हो सकता है। बी कह रहा है किसी अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिन पर यह आधारित है। सी कह रहा है राज्यसभा को किसी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। डी कह रहा है किसी निंदा प्रस्ताव का विशिष्ट आधारों या आरोपों पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से अगर सबसे अच्छा आंसर देखें तो ए वाला ही होना चाहिए। ये भी आपका पॉलिटी का आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप जो छोड़ देते हो ना, अविश्वास प्रस्ताव हो गया या प्राक्कलन समिति हो गई, समितियां भी आप छोड़ देते हो, तो वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उन पर भी ध्यान देते रहिए। 8th नंबर, वही बहुत आसान क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार डीपीएसपी, मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य से, वो क्वेश्चन है, तो ये आसान क्वेश्चन है। भारत के संविधान का भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ये तो हम आसान क्वेश्चन कहेंगे। 9 नंबर भी आसान क्वेश्चन कहेंगे। डूरंट लाइन आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये सब आसान है। 10 वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ अब चले गए हैं। निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन, बारदोली, सत्यशोधक, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो जितने आंदोलन वगैरह होते हैं थोड़ा सा डेट भी आधुनिक भारत के इतिहास में याद रखिए, क्वेश्चन वहां से बनते हैं कंटिन्यू, यहाँ भी बनाया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले सत्यशोधक समाज आएगा, फिर बारदोली और फिर उसके बाद में चिपको आंदोलन होगा। 3, 2, 1 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या सीखेंगे
तो कुछ डेट याद रखिए, जो चिपको आंदोलन आपका एनवायरमेंट वाले भी चैप्टर में दिया होगा। बारदोली और सत्यशोधक समाज तो आपको पता ही है, ठीक है। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन ये हो सकता था सॉल्व, अगर आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व करते तो आपको पता है सत्यशोधक पहले हुआ था और बाद में सबसे हुआ है चिपको आंदोलन। देखो, भारत पाकिस्तान के बीच समस्या चल रही थी, उसके ही परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ताशकंद समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ताशकंद समझौता आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। या भारत सोवियत संघ के बीच, नहीं, सोवियत संघ से भी हम क्या लेना देना, इससे भी लेना देना नहीं, मंगोलिया से भी लेना देना नहीं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता था। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय हुआ करते थे, जहां तक मुझे पता है। वो मूवी भी बनी है ताशकंद से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन वही भारत पाकिस्तान के बीच जो समस्या थी उसके परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है पूछा गया है। 12 नंबर, कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची की भाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी आईएएस में भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन बना था, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। मणिपुरी है, नेपाली है, डोगरी है। गोंडी नाम की कोई भाषा आपने सुनी नहीं होगी अभी तक, क्योंकि वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारतीय स्मृति साहित्य का भाग समझा जाता है? स्मृति आप जानते हैं, सबसे फेमस आपने वो मनु स्मृति सुनी होगी, नारद स्मृति भी है, लेकिन फेमस सिर्फ एक हो गई है। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? 1, 2, 3 ये सब स्मृति हैं। वेद तो किनारे हो गए, वेद इनसे मतलब नहीं है, वेद तो बहुत पुराने हैं। तो 1, 2, 3 जो है वह स्मृति साहित्य का भाग समझा जाता है। क्वेश्चन बढ़िया बनाया गया है, ये वाला मुझे लग रहा है मस्त क्वेश्चन बना है। कॉमन सेंस अगर आदमी लगाता तो वेद वाला पार्ट हटा सकता था, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है। इसके 50% से ज्यादा लोगों ने इसको तुक्का मार के भले सही कहा किया हो, वरना सही नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सुचेता कृपलानी जी अपने यूपी की ही बनी थी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू यूपी की प्रथम राज्यपाल बनी थी। ये क्वेश्चन आसान था। 15 देखते हैं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनाया गया है। राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। राजगोपालाचारी जी का सीआर फार्मूला भी 1944 में आता है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की अवधारणा का प्रवर्तन किया था। तो बी तो सही है, लेकिन पहला नहीं है सही। आपको ये पता होना चाहिए पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। और मैं अगर आपसे पूछूं, पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जो भारत के नागरिक नहीं थे, विदेशी थे और भारत रत्न से सम्मानित हुए थे? वह सीमांत गांधी से नाम से प्रचलित है, खुदाई खिदमतकार, लाल कुर्ती आंदोलन, अब्दुल गफ्फार खां, जो पहले भारतीय ना होते हुए भी भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। आप कमेंट में ये बताना कि पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे, क्योंकि राजगोपालाचारी जी तो नहीं है। 16 क्वेश्चन, ये देखो, संस्थान ज्यादातर यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन सीडीएस में पूछा गया है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कहाँ है? ये मुझे नहीं पता है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सच में नहीं पता और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने का कोई प्रयास नहीं करने वाला। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी एक आध गलत हो जाए, क्योंकि अचानक लेकर बैठ गया। तो परेशान मत होइएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ गलत हो, तो मैं इसे पिन कर दूंगा, जिससे अन्य लोगों को सुविधा हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगे कुछ गलत है तो कमेंट करके हमारी भी सहायता करिएगा। 17 नंबर, एरोक सिम मुख्यतः संथाल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। यूपीएससी में त्योहार जनरली उतने डीप नहीं पूछे जाते हैं, सीडीएस ने पूछा है। आप लोग भी चाहें तो त्योहार को एक नजर मार लें। वैसे आप अगर उत्तर प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अपने प्रदेश की अगर तैयारी कर रहे होगे आयोग की, तो आप त्योहार याद ही करते होगे, तो वहां से आप इसको सही कर लेंगे। सांग केन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। तो इसका दोनों सही है। अब नया क्वेश्चन है तो ऑप्शन आसान दे दिया कि दोनों सही है, तो आप यहाँ से ये भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो चीजें कैसी चल रही है। 18 नंबर आसान क्वेश्चन है। सैन्य अभ्यास समय पूछे जाने में कोई ऐसा नहीं है कि अचानक सडनली शॉक हो जाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं विश्व में, सैन्य अभ्यास पूछे जा सकते हैं। जो मैत्री है वह हम लोग थाईलैंड के साथ करते हैं,
ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक वैसे भी बहुत मित्रता है, आप समझते हैं, ठीक है, बहुत लोग जाते रहते हैं। 19 नंबर, भारत में राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए कौन से मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं? अब देखो, राज्य से एक तो वो 371 वाला 371 बी पूछ लिया गया, एक यहाँ भी राज्यों का विशेष श्रेणी का दर्जा वाला पूछ लिया गया। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, 1 to 4 होगा। सामरिक तटीय क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, पर्वतीय और कठिन क्षेत्र, हाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं जो स्पेशल राइट मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार बहुत समय से कह रहा है हमें विशेष श्रेणी का दर्जा दो, लेकिन जो भी केंद्र सरकार होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, वह नहीं देती है, क्योंकि वह कहती है कि आपके अंदर वह चीजें नहीं है जिससे हम विशेष श्रेणी का दर्जा दें। लद्दाख भी मांग कर रहा था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आर्थिक अवसंरचनात्मक पिछड़ापन हो, जनजातीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा हो, तो स्पेशल राइट मिलते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है। तो शायद बिहार में इलेक्शन है, ये मुद्दा इसलिए पूछ दिया गया हो, क्योंकि हम तो दिमाग लगा ही लेते हैं कुछ ना कुछ। हो सकता है बिहार में इलेक्शन है इसलिए पूछा गया हो, क्योंकि बिहार मांग करता रहता है। निम्नलिखित में से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहरा ऐसी बात नहीं है जो क्यों आ गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा हो, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और ये पीवाईक्यू में, मतलब यूपीएससी के तो नहीं आया होगा, लेकिन अन्य पीवाईक्यू जो होते हैं, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया, उन सब में शायद आ चुका है क्वेश्चन। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो आपको ये संगठन जो बने हुए हैं इनको भी याद रखना चाहिए। ये एक साइंस का क्वेश्चन था, ये भी आप यूपीएससी में आ सकता है, क्योंकि जनरल साइंस आपके में भी है। फिजिक्स का क्वेश्चन है 21। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण इसमें प्रेरित होने वाली धारा की दिशा निर्धारित करने का नियम कौन सा है? तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम होता है। आपने 10th क्लास में अवश्य साइंस होगी और वहां अवश्य पढ़ा होगा, अंगूठा ऊपर करके उंगली नीचे करके वो सब बना के फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, वो सब पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं यूपीएससी में फिजिक्स से, तो आप ध्यान रखिएगा। अब ये 22 एक मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का अभी स्किप करते हैं। हालांकि इसका अगर किसी को आंसर चाहिए तो बी वाला होगा, आसान क्वेश्चन है लेकिन मैथ का है तो अभी छोड़ते हैं इसे। 23 का क्वेश्चन देखते हैं, किसी कण का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये भी 10th क्लास की एनसीईआरटी शायद है या रेफरेंस बुक है, किसी फिजिक्स में ही है ये। उस पर किया गया नेट कार्य अधिकतम होता है। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। साइंस आपके भी यूपीएससी आईएएस में लगा है, वहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कॉपी पेस्ट कर दे। और जब एक पत्थर को किसी धागे से बांधकर वृत्ताकार घुमाया जाता है तो धागे द्वारा उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो उस पर शून्य होता है। एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें ये बना हुआ है और बीच में लड़का खड़ा है, पत्थर को घुमा रहा है। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया। साइंस आपके में भी है, पूछा जा सकता है। 25 पे मैथ का क्वेश्चन है, नहीं करते हैं, आंसर किसी को चाहिए तो बी वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। मैथ सी सेट आपकी आती है, वैसे यहाँ भी मैथ है, ये भी मैथ है। 26 नंबर डी है, इसका भी मैथ का कोई लेना देना नहीं। 27 आसान है, पूछता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन। किसी एक्स किरण को विक्षेपित किया जा सकता है। एक्स किरण के बारे में बात की गई है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत चुंबकीय दोनों, या ना तो विद्युत क्षेत्र ना चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे विक्षेपित नहीं किया जा सकता। एक्स किरण है वही जो आप एक्सरे कराने जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी ने कराया होगा, किसी ना किसी ने देखा होगा, एक्सरे मशीन में एक्सरे कराया जाता है, वही वाली एक्सरे की बात हो रही है। 28 किसी सामान्य खगोलीय दूरबीन में उपयोग किए गए अभिदृश्यक और नेत्रिका क्रमशः, ये भी 9th 10th में शायद 10th में होगा ये क्वेश्चन। अभिसारी लेंस और अभिसारी लेंस होता है दोनों तरफ, तो ये टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा है। जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है ऐसा। किसी तारे के टिमटिमाने का कारण इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको तो आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन होता है, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये सब चीजें 9th 10th एनसीईआरटी में दी गई हुई हैं जनरल साइंस में। वांडे ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? तो वांडे ग्राफ जनरेटर जो है वह उच्च वोल्टता निम्न निर्दिष्ट धारा, जो साइंस का पार्ट है फिजिक्स का, वहां क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए 31, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को इसके गलित यौगिक के विद्युत अपघटन द्वारा व्यापक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है? तो वह सोडियम होता है, Na मतलब सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है, साइंस का है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे चीजें याद है। 32, हाँ ग्रेफीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी आईएएस वाले भी ध्यान रखें, शायद ये यूपीएससी में आ चुका है। आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आ चुका तो आप प्लीज, अगर याद आ रहा है तो ईयर मेंशन कर देना कि इस ईयर में आया है, या आया है नहीं ये भी बता देना, क्योंकि मुझे लगता है ग्रेफीन पे क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफीन का गुणधर्म नहीं है? तो यह एक विस्तृत बैंड अंतराल अर्धचालक है, ये नहीं है। बाकी उच्च चालकता होती है, लगभग पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है, सबसे पतला पदार्थ है अभी तक ज्ञात होने में। तो ये या तो करंट अफेयर्स में रहा होगा पिछली साल ग्रेफीन, मैंने ग्रेफीन अभी हाल फिलहाल में कहीं तो पढ़ा है, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज कराई, या तो वहां पढ़ा होगा या मैंने हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। ग्रेफीन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 33, प्लास्टिक सरलता से निम्नीकृत क्यों नहीं होती है? बढ़िया क्वेश्चन है, प्लास्टिक पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्लास्टिक सरलता से निम्नीकृत क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें प्रबल सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये आप रट लीजिए, या तो नोट्स बना लीजिए, जो मैंने बताए हैं साइंस वाले, वो नोट्स बना लो, एक एक लाइन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं तेज इसलिए हूँ क्योंकि ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। 34, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका C2H5COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। 10th 11th में इसका क्वेश्चन होता है। ठीक है, C2H5 जो है वो एथिलीन भी होता है शायद, और उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ऐड कर दिया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। बेंजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री 9th 10th में होगा ये। बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें अगर देखें तो यह 6 आइसोमर्स हैं, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आप चाहें तो बेंजीन वाला ये नोट्स बना के रखें, क्योंकि बेंजीन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान आपकी यूपीएससी आईएएस में भी प्रीलिम्स में दिया गया है। 36, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन उर्वरक N2 नहीं है, क्योंकि उर्वरक पूछा उसने, उर्वरक, और N2 तो केवल नाइट्रोजन है ना। ये तो मतलब घुमा के आसान क्वेश्चन पूछ दिया देखा जाए। नाइट्रोजन उर्वरक की बात कर रहा है यहाँ, तो N2 तो केवल नाइट्रोजन है, उर्वरक थोड़ी है। 37 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक संक्रमण धातु द्वारा को सही रूप से निरूपित करता है? तो NH2 NP6 ND1 to 10 ये SPDF ब्लॉक होते हैं। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी मेंडलीव की, उसमें 118 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन डाइऑक्साइड ये सब दिए गए हैं, आप जानते हैं। वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ थोड़ा डीप हमें लग रहा है साइंस पूछी जा रही है, 9th 10th की बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये पैटर्न है तो इसका मतलब है कि यूपीएससी वाले भी जनरल साइंस को लेकर थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गए तो आप तैयार हैं क्या? क्योंकि जनरल साइंस आपके में भी लगा है, वो अलग बात, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, मिसाइल वगैरह और राफेल वगैरह, लेकिन जनरल साइंस वर्ड लिखा है। जनरल साइंस का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो आप लोग शायद ही पढ़ते हो इतनी अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए संभव है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक होता है। ये लोहा, लोह लिखा है, लोहा होगा, लोहा। मैंने गलत कर दिया क्या? 35, गलत हो गया। 37 में डी वाला होना चाहिए, ना कि N-1 डी, डी पहले आएगा, ऐसे बात को आता है, क्योंकि आप जानते हैं कई बार 3s 4p और फिर ऐसे बात को डी पहले आ जाता है कई बार, वो 9th 10th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये तभी ये अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है इसने। 38 का लोहा सही है। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वैसे भी 9th 10th में
आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसको आप रट के रख लें। रट के मतलब रट के रख लो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सड़े हुए अंडे जैसी गंध देती है? क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अंडे जैसी सड़ी गंध। 40 रासायनिक अभिक्रिया, ये प्योर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये आपके में इतने तो नहीं आएंगे, वियोजन होता है जली जली का जली ठोस में, इतने डीप नहीं आएंगे, इसका आप स्किप कर सकते हो। 41, हाँ ये बढ़िया है। प्राणियों के वर्गीकरण, ये आपका एनवायरमेंट का पोर्शन है। संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। ये आप रट लो, हो सकता है यूपीएससी पूछ दे। 42 चलते हैं। निम्नलिखित में से वायु जनित रोग का उदाहरण कौन सा है? वायु जनित रोग तो यक्ष्मा अलग टाइप का है, मलेरिया वायु जनित नहीं है, डेंगू, हैजा ये सब वायु जनित नहीं है। बाकी बचा क्या? जो बचा वही यक्ष्मा। वाह, हिंदी में, इंग्लिश में देखो क्या लिखा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, तपेदिक। इन्हें तपेदिक लिखने में आफत आ रही थी भाई साहब। टीबी हो जाती है लोगों को, तपेदिक हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, यक्ष्मा। हिंदी माध्यम वाले को आता होगा, गलत कराएगा, वो कहेगा ये तो मैंने बीमारी ही नहीं सुनी, कौन सा रोग आ गया। तभी कहते हैं भाई इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। मैं इंग्लिश देखा इसीलिए क्योंकि मैंने तो बीमारी ही नहीं सुनी थी। तो एयरबोर्न डिजीज है, हवा से फैलती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। वाह, यूपीएससी जिंदाबाद। इंग्लिश देख लिया, जिसने इंग्लिश देख लिया होगा एक क्वेश्चन सही हो गया होगा। हिंदी वाले तो यक्षमा ढूंढते रहे होंगे, भैया यक्षमा क्या क्या है। एबीओ रक्त समूह प्रकार में से कौन से 4 मानव रक्त प्रकार हैं? तो मानव रक्त आप जानते हैं, ए ओ नाम सुना है? नहीं सुना है? ए भी सुना है, बी भी सुना है, ए बी भी सुना है, ओ भी सुना है। तो ये चारों नाम सुने हैं आपने। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, जिसने किया होगा सही होगा, जिसने लगा होगा कि यार क्या है तो वो गलत करके आएगा। जब ए ओ बी ओ नाम ही नहीं सुना तो कौन सा सही होगा? बी वाला ही सही होगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं पूछा गया, नहीं। तो ये गर्भाशय ग्रीवा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, गर्भाशय। 45 चलते हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग कौन से हैं? ये मस्तिष्क पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अग्र, फोरमस्टिक्स बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं ना, फोरहेड, फोरहेड पे जो भी, ठीक है। तो फोरहेड, फोर से याद कर सकते हो। मिड, मध्य को मिड बोल दिया, लो, इतना आसान। तो इससे ही आप समझ सकते थे। 46 चलते हैं। मनुष्य के दांतों का इनेमल किससे बनता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट होता है। आसान क्वेश्चन था। अगर आप यूपीएससी आईएएस में तो शायद नहीं पढ़ते हैं आप इसको, मैंने तो नहीं पढ़ा है कभी। मानव के क्षुद्रांत्र के आंतरिक अस्तर पर एक उंगली, अंगुली जैसे प्रवृत्त होते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। छोड़ो इसे, आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन से डाइसेकेराइड को दर्शाते हैं? डाइसेकेराइड तो मोल्टोज और लैक्टोज होता है। ये भी आपकी यूपीएससी में काम नहीं आने वाला, जहां तक मैं जानता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें राइबोसोम देखा जा सकता है, ठीक है, बाकी नहीं। 50 आसान क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम आप जाएंगे तो अम्ल या एसिड होता है, और 7 के बाद क्षार या बेस होता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए यूपीएससी आईएएस वाले लोगों को। पीएच पे क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे आपके हिस्ट्री वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन अब आपको समझ में आने लगेंगे कि हाँ भाई चलो जीवन फिर से लौट कर आया। कि साइंस वाले में तो दिमाग का दही हो गया होगा, लेकिन ये समझ के चलिए, हो सकता है जनरल साइंस आप में है, ऐसे क्वेश्चन एक दो वहाँ कॉपी पेस्ट मिल जाए। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। रोग हो गया, ठीक है, क्योंकि कभी भी पैटर्न चेंज हो जाता है यूपीएससी आईएएस में। स्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। ऐसा था। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाया कि महिलाओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। इतने दयावान थे। बरगादारों के स्वामित्व वाली भूमि पर अधियार बटाईदार थे। क्वेश्चन थोड़ा सा तो टफ बना है दोस्त।
स्थायी बंदोबस्त पे क्वेश्चन आप जानते हैं यूपीएससी पूछता रहता है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, पिछले साल भी पूछा गया था शायद क्वेश्चन, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 2024 में या 23 में। तो ये क्वेश्चन तो टफ बना है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई इतने दयावान तो नहीं थे कि महिलाओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। देखते हैं कि हमारा काम बनता है। यस, 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 यूरेका, यूरेका। टफ बनाया गया क्वेश्चन। चौथा स्टेटमेंट आप देख सकते हो, बरगादारों के स्वामित्व वाली भूमि पर अधियार बटाईदार थे। टफ बनाया गया, लेकिन आपको आसान कर दिया गया कि आप दिमाग लगाओ, सही कर ले जाओ। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन ऐसे भी सही होता है, क्योंकि इतने दयावान थोड़ी थे, महिलाओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हो, तीसरा गलत किया और तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन, और 4 स्टेटमेंट वाले, वैसे भी इस समय पैटर्न थोड़ा सा 4 स्टेटमेंट वाला पूछा जा रहा है। 52, कुडी आरासू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल, भवानी मंदिर। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, जो इंदुलाल याग्निक, जो खेड़ा में महात्मा गांधी जी के साथ थे। खेड़ा में इंदुलाल याग्निक किसके साथ थे? गांधी जी के साथ थे, खेड़ा सत्याग्रह में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। सी का 3, बी का 2 किसान बुलेटिन फिरोज मेहता का है, डी 1 भवानी मंदिर ईवी रामास्वामी नाइकर। नाइकर साहब, पेरियार साहब, इनसे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। अभी यूपीएससी जो प्रीलिम्स अभी हुआ है 2025 वाला, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही। कुडी अरासू अरविंदो घोष, याद कर लो, ये कुछ नए होंगे आपके लिए, कुछ पुराने होंगे, रट लो, आगे काम आएंगे। 53, गदर आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गदर आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के संस्थापक सोहन सिंह भाखड़ा थे क्या? गदर आंदोलन का नाम अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक गदर से लिया गया था। यस, ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था क्या? जी हाँ, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। गदर आंदोलन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इतना टफ नहीं था, ये तो आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। अब देखो, फिर कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को बोला गया है। अभी मैंने जो आपको बताई थी वही चीजें हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये क्रम से ही लगी हुई हैं। 1, 2, 3, 4 ही इसका क्रम होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ही इसका क्रम होना चाहिए। ठीक है, 55 देख लेते हैं। 55 भी आसान क्वेश्चन है। राजस्थान के कालीबंगा में मिले हुए जुते हुए खेत कहाँ से हैं? तो ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पे देखो, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। प्रारंभिक हड़प्पा के थे, परिपक्व हड़प्पा के नहीं है। तो आप जानते हैं, हड़प्पा को हम जो लेते हैं उससे पहले प्रारंभिक, उसके बाद उत्तर हड़प्पा भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया। मुझे लगता है आपको सतर्क हो जाना चाहिए हड़प्पा वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि वह क्वेश्चन सारे पूछ चुके हैं। तो आप थोड़ा सा वो नया चीज लाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? थोड़ी नई चीज लाना चाह रहे हैं। तो 55 नंबर हो गया इतिहास का। 56 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का संकल्प 1940 में हुआ था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ इसे। गांधी इरविन समझौता 1931, दांडी यात्रा 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन के बाद हुआ। तो सबसे पहले दांडी यात्रा हुई, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद द्वितीय गोलमेज में जाया गया। तो 3, 2, 4 कहाँ पर है? 3, 2, 4, 3, 2, 4, ये बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, 56 नंबर। ठीक है, क्योंकि बाद को सबसे 1940 में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का संकल्प हुआ जाकर। कालानुक्रम वाले क्वेश्चन यानी पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान रखें। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। 57 नंबर, ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं, गिरनार, चोलिस्तान, मांट और सन्नति। तो गिरनार तो आपको पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही सुमेलित करना है। कौन से सही सुमेलित हैं? कितने सही सुमेलित हैं? वाह, कितने सही सुमेलित हैं? कितने? तो 2 सही सुमेलित हैं। गिरनार, सुदर्शन झील वाला भी सही सुमेलित होना चाहिए, और मांट मथुरा में कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति सही होना चाहिए, शायद, जहां तक मैं सही हूँ। चोलिस्तान में हल का टेराकोटा मॉडल मिला था। सन्नति ओडिशा में अशोक स्तंभ शिलालेख है, ये मुझे लगता है गलत होना चाहिए, क्योंकि हल तो शायद बनावली से मिला था, और सन्नति जो है शायद कर्नाटक में है। मैं सही हूँ? अगर आप सही बताइएगा
तो इसमें गिरनार और मथुरा के समीप कनिष्क की सिरवहीन खड़ी मूर्ति मिली, ये दोनों सही होने चाहिए। ठीक, दूसरा चौथा गलत है। हम चलते हैं 58 नंबर। अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अमर नायक प्रणाली, तो इसमें डी वाला सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, सैनिक कमांडर थे। ठीक है, ये सब आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अमर नायक प्रणाली शायद आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन विजयनगर साम्राज्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप विजयनगर साम्राज्य को बेहतर और बेहतर और बेहतर जितना बेहतर हो सके पढ़ के रखिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। जितना बड़ा वो साम्राज्य है उससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे ज्यादा वेटेज दिया गया है। ठीक है, 59 नंबर देख लेते हैं। लोकप्रिय कविता खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आसान क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 60 एलोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक कला स्थल विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, विशिष्ट रूप से बोला गया है, विशिष्ट रूप से। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैलाश मंदिर की चौकी और भट्टों में पकी ईंटों से बनाया गया है? नहीं भाई, कैलाश मंदिर पूरा एक पत्थर या कह सकते हैं पर्वत या कह सकते हैं बहुत बड़ा पत्थर शिलालेख से बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये ऊपर से बनाया गया है, ऊपर से तोड़ा गया है, ऐसे 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 तोड़ा गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया गया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीचे पहले नीचे की नींव भरते हैं, फिर नींव के बाद ऊपर 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 और ऐसे ऊपर आते आते बाद को ऊपर का शिलालेख बनता है। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो बनता है, लेकिन जो कैलाश का मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर उसका एलोरा का, वो ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, क्योंकि यहाँ हिंदू बौद्ध जैन तीनों की मूर्तियां मिलती हैं, बौद्ध धर्म से ही सिर्फ रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, एलोरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 61 गुंटूपल्ली बौद्ध गुफाएं, तो गुंटूपल्ली बौद्ध गुफाएं सबको पता है, आंध्र प्रदेश, आपको भी पता होंगी। 62 देखो, अजंता भी पूछ लिया, एलोरा भी पूछ लिया, देखो भाई हिस्ट्री का पोर्शन आप। अजंता गुफा चित्रकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अजंता गुफा चित्रकारी, इनमें यक्षों गंधर्वों अप्सराओं को चित्रित किया गया, यस। कलाकारों ने बहुपरिदृश्य प्रदान करने की तकनीक का उपयोग किया, यस। सही बताना है, दोनों सही है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद, तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना, वह माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, लेकिन इसको सच में किसने लिखा है ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये बहुत बार पूछा गया है, नील दर्पण, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया ये पूछा गया, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट नाटक होगा ये। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र के लोगों को संगठित किया और एक अंग्रेज के बंगले पर कब्जा करके उसे न्याय भवन में बदल दिया। गोनू छोटा नागपुर के सिंह भूमि क्षेत्र के कुल नेता थे। तो जो विद्रोह हुआ है वहां से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो उनको भी याद रखा करिए आप लोग। संताल विद्रोह हो गया, गोनू ये कोल विद्रोह हो गया, ठीक है, इसके भी दोनों ऑप्शन सही हैं। 65 निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मातृ देवी के तीनों चित्र, माँ जैसी वाह थी, माँ जैसी वाह है, माँ जैसी वाह होगी, को चित्रित किया गया है? आनंद मठ, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। इसका जो कथानक है, जो कहानी है, जो इसमें कंटेंट है, वो किस विद्रोह से रिलेटेड है ये भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन बढ़िया पूछे गए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से अगर ऐसा चलता रहा तो। आधुनिक भारत में सफल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पंडिता रमाबाई ने एक पुस्तक प्रकाशित की, अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन, जहां उन्होंने इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण का विरोध किया कि पुरुषों को परिवर्तन के सभी अधिकार, अवसर और लाभ प्राप्त हों। ताराबाई शिंदे ने ग्रामीण भारत में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया।
सरोजनी नायडू ने महिला मताधिकार की मांग करने हेतु लंदन के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अब आप देखिए कितने कथन सही है पूछा गया है। आप क्या देखिए महिलाओं पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी सुचेता कृपलानी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही है स्टेटमेंट, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है। 67 नमक सत्याग्रह के लिए विख्यात सन्निकट्टा साल्ट वर्क्स कहाँ स्थित है? सन्निकट्टा साल्ट वर्क्स कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होनी चाहिए? आपको गुजरात में स्थित होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये कर्नाटक में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हिस्ट्री में जो टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, मैंने तो नहीं पढ़ा। एक बार शायद कहीं तो ध्यान आ रहा है कि हाँ कहीं तो पढ़ा था, शायद स्पेक्ट्रम वाली बुक में पढ़ा हो बहुत पहले, क्योंकि उसको बार बार रिवाइज कौन करता है इतनी मोटी बुक। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ध्यान रखिएगा इसको। 68 कालाराम मंदिर, ये लोग पढ़ते हैं, जो 20वीं सदी के आरंभ में मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, शायद चर्चा में हो इसलिए पूछ दिया गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। ये भी क्वेश्चन आसान है। इसको मातंगनी हजारा और लक्ष्मण नायक ने अपने प्राणों को बलिदान किया। तो मातंगनी हजारा का नाम आप जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थी। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन सक्रिय था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक और महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हैं, उनका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप पैटर्न समझिए, महिलाओं पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक ठाक यूपीएससी में इस बार। भारत के इतिहास के संदर्भ में कोपेकी शब्द किससे संबंध है? टर्मिनोलॉजी, भाई पकड़ो टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यहाँ भी पूछ ली इस बार भी। तो ये दक्षिण भारत की एक प्रकार का खेल है कोपेकी। टर्मिनोलॉजी यहाँ भी पूछ दी, टर्मिनोलॉजी छोड़ी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए टर्म्स का भी, यही ना पूछ दे आइए इसमें। 71 नंबर, निम्नलिखित में से फर्म का प्रकार और विशेषता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अल्पाधिकार, एकाधिकारी फर्म। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन मुझे लगता है, तो ये डी आंसर सही है, छोड़ते हैं इसे। 72, केंद्रीय बजट 2025 में किसके लिए एफडीआई की क्षेत्रीय सीमा 74 से 100% कर दी गई? तो किसके लिए 100% कर दी गई थी? बीमा क्षेत्र, आप जानते हैं बीमा क्षेत्र में 100% कर दी गई है। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चन अवश्य बनेगा आपके एग्जाम में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म में। 73 नंबर, किसी उत्पाद की अंकित कीमत को यथावत बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की पद्धति को क्या कहते हैं? संकुचन मुद्रास्फीति। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है इकोनॉमी का। श्रिंकफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब आपने पढ़े होंगे। अगर आपको इकोनॉमी कठिन लगती है तो आप बताइएगा, मैं थोड़ा सा इजी करके बताने की कोशिश करूंगा। टर्मिनोलॉजी को पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी इजी कर दूंगा। किसी उत्पाद की अंकित कीमत को यथावत बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की पद्धति को क्या कम कहते हैं? तो हमें बस 5 रुपए वाला पार्ले जी याद आ जाता है। ठीक है, संकुचन मुद्रास्फीति जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं 5 रुपए वाला पार्ले जी याद करके पढ़ता हूँ। इसे आप भी याद कर सकते हैं, जीवन में भूलेंगे नहीं। श्रिंक होता जाता है। 20 बिस्कुट आते थे कभी, 20 बिस्कुट। आज जरा 5 वाला पार्ले जी उठा के देखना कितने आते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले खा के बैठा हूँ। ठीक है, तो 20 बिस्कुट आते थे उसमें, 5 का 5 ही का है। 2 रुपए वाला भी आता है दोस्त, समझ रहे हो आप? आज भी 2 रुपए वाला आता है। कंसिस्टेंसी देखो, सीखो पार्ले जी से कंसिस्टेंसी। लोग 2 रुपए वाला बिस्कुट बनाना बंद कर दिए, बिस्कुट आता है पार्ले जी का 2 रुपए का। तो वहां से आप याद रख सकते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। और वैसे भी डिफ्लेशन इन्फ्लेशन क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए टर्मिनोलॉजी एग्जाम्पल के साथ। 74 पे चलते हैं। भारत में नवाचार तथा अनुसंधान और विकास के बारे में वीपो की रिपोर्ट के अनुसार हमारी रैंक जो है 2015 और 2024 के बीच में महत्वपूर्ण सुधार आया है। तो सुधार तो आया होगा, नवाचार में अनुसंधान में हम थोड़ा तो बेहतर कर ही रहे हैं ना, इतना सब बढ़िया हो रहा है। अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग की व्यवस्था मुख्यतः निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा की जाती है या फार्मास्यूटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केंद्रित है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है? केवल एक सही होना चाहिए 74 का ए मेरे हिसाब से। यानी रिपोर्ट इंडिसेस से भी क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर्स ध्यान दें।
भारतीय उद्यमिता संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्थान कहाँ थे वो वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी पूछ दिया गया। भारतीय उद्यमिता संस्थान, आईआईई की स्थापना गुवाहाटी में 1999 में की गई थी। नहीं। लघु सूक्ष्म उद्योगों, ठीक है, ये वाला बी वाला आंसर सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें लगता है थोड़ा सा आपके समझ से बाहर होना चाहिए। आईएएस वालों को बता रहा हूं मैं। 76 नंबर, केंद्र सरकार के राजस्व खाते पर व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व खाता व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में प्रभावी पूंजीगत व्यय 2020-21 की तुलना में 23-24 में बढ़ गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, तो आप जानते हैं इतना ज्यादा सड़क वगैरह बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये तो सही होना चाहिए। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजस्व खाते पर व्यय बढ़ गया है। नहीं, राजस्व खाते पर कम ही हुआ होगा, क्योंकि तो इसका भी सही पूछा है, केवल एक सही होना चाहिए, क्योंकि राजस्व खाते पर व्यय जो है वह थोड़ा सा कम ही किया गया होगा, बढ़ा नहीं होगा। पूंजीगत हम बढ़ा रहे हैं, कैपिटल जो है वह बढ़ा रहे हैं, वह ज्यादा फायदेमंद होता है। पूंजीगत व्यय बढ़िया होता है। भारत में निर्यात हब के रूप में जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगस्त 2019 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य देश के केवल चयनित जिलों के निर्यात को बढ़ावा देना है। विदेश व्यापार नीति 2023 ने इसकी भूमिका को दोहराया था। तो इसका बी वाला आंसर सही नहीं है, क्योंकि केवल लिखा हुआ है, केवल चयनित जिलों की बात नहीं की गई थी। 77 का बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। 78 क्या कह रहा है? टिमटिम तारे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्या है भाई? टिमटिम तारे, इसका एक आंसर सही है, लेकिन दो नहीं सही है क्या ये? टीटीटी एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत के किशोर छात्रों को आवश्यक जीवन कौशल सिखाना है। टीटीटी एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सिखाना है। तो ये जीवन कौशल की बात कहा जाता है, ना कि ये वाली। तो ये कोई स्कीम आई होगी, पहल आई होगी, मैंने तो नहीं पढ़ी अभी। आप इसको देखते रहिए, करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में ऐसी योजनाएं पूछी जाती रही हैं। 79 देख लेते हैं। एनएसओ द्वारा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण निकाला जाता है, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। चौवालीस प्रतिशत से बढ़कर कृषि क्षेत्र की भागीदारी 46% हो गई है। रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की भागीदारी प्रभावी बनी हुई है। 44% से बढ़कर 46% हो गई है। 17, 18, 23, 24 तक की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में महिला कामगारों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। कौन सा सही है? तो 79 का सी सही है। ये तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कोरोना के बाद जो लोग गांव गए थे वह यही रिपोर्ट देखकर बताया जाता है कि शायद वो उन्हें उनकी जॉब नहीं मिली है। ये आप करंट में देखते रहते होंगे, चर्चा चलती रहती है कि जो कोरोना में घर गए थे उन्हें वापस जॉब नहीं मिली, इसीलिए शायद कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ गई, ऐसा लोग कहते हैं। 80 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म गर्भवती महिलाओं और 16 वर्षों तक के बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण के द्वारा भारत के प्रतिरक्षण के प्रयासों में एक परिवर्तनीय कदम सिद्ध हुआ है? तो यूविन नाम का है, ये तो बहुत चर्चा में था, आपको पता होना चाहिए यूविन पोर्टल। 81 देख लेते हैं। कौन सी भाषा किसी विशेष प्रोसेसर फैमिली को प्रोग्राम के लिए आवश्यक मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करती है? असेंबली भाषा। ये हमें लगता है हमारे पहुंच से बाहर है क्वेश्चन। 82 देखते हैं। सॉफ्टवेयर पोर्ट्स के उपयोग क्या हैं? सॉफ्टवेयर पोर्ट्स, इसका भी 1 और 3 सही है, ये भी हमारे पहुंच से बाहर है। 83 चलते हैं। मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर 4 बिट कंप्यूटर है, तो 2 के पूरक निरूपण का उपयोग 5 में से 3 घटाने पर क्या परिणाम होगा? तो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में हम लोग सीखते हैं, इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बता दे रहा हूँ हम। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? तो ये डिवीजन जो है वो ऑपरेटर नहीं है, ये आपने 11th-12th की सॉरी फिजिक्स में भी देखा होगा, नॉट और एंड वाला गेट देखे होंगे, गेट 11th-12th की एनसीईआरटी में होगा। 85, किसी फायरवॉल को तैनात करने के लिए प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? फायरवॉल, फायरवॉल, फायरवॉल टेलीफोन को आपस में जोड़ने से नहीं है, संदिग्ध गतिविधि को रोकना, एक्सेस को रोकना, इंटरनेट, इन तीनों से रिलेटेड है। ये हमारी आईएएस में शायद नहीं होगा। 86, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार निम्नलिखित में से किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? जियोग्राफी शुरू हो गई आपकी।
पठार पूछ लिया गया, पर्वत, पठार और नदी वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछता रहता है यूपीएससी। तो ये दक्षिणी हिंद महासागर में है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 87, शहर और झील का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बफेलो ईरी नदी पे है, मिलवाकी मिशिगन नदी, टोरंटो ओंटारियो, डिट्रॉइट जो है वह सुपीरियर नदी पे नहीं है। मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी यूपी पीसीएस के नाम से करा रखी थी, वहां आप एक बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। डिट्रॉइट जो है वह सुपीरियर नदी पे नहीं है। डिट्रॉइट जो है वह ईरी नदी पे है। किस नदी पे है? ईरी नदी पे है। ठीक है, ईरी नदी पे है। बाकी ध्यान रखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको पता होना चाहिए। 87 का बी, डिट्रॉइट ईरी नदी पे, मैंने बता भी दिया आपको क्योंकि मैप मेरे सामने लगा हुआ है। 88, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर दो उत्तरोत्तर अक्षांशों के बीच की दूरी कुछ परिवर्तन आता है। कुछ परिवर्तन लिखा है, कुछ। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर दो उत्तरोत्तर अक्षांशों के बीच की दूरी में कुछ परिवर्तन आता है। यदि अक्षांश समानान यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो विषुवत वृत्त को लेकर इस प्रकार खींचे गए समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। हाँ, क्योंकि 180 होते हैं ना, तो 1 से शुरू करेंगे तो 179 बनेंगे। तो 1 और 2 दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, 88। अगर कुछ गलत लगे तो आप कमेंट करके बताइए, उसे पिन कर दूंगा। हो सकता है कुछ 120 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो एक आध गलत हो सकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही बताने की। भूपर्पटी में विद्यमान निम्नलिखित प्रमुख तत्वों को भार प्रतिशतता के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। भार प्रतिशतता के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले कैल्शियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है, वह सबसे हल्की होगी, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए ना। फिर बचे नीचे के दो, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा भारी होता है, कैल्शियम। ठीक है, तो खनिज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन, द्वीप राष्ट्र पूछे गए हैं और टेक्टोनिक प्लेट किस टेक्टोनिक प्लेट में आती है, ये चीज पूछी गई है, तो बताओ भाई। श्रीलंका तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आती है, क्योंकि हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत भी आता है। तो सी का फोर कहाँ है? दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है। अंडमान जो है वह कहाँ आता है? अंडमान द्वीप समूह यूरेशियन प्लेट में आता है क्या? कोमोरोस जो है वह अफ्रीकन प्लेट में आएगा, तो यहाँ पे है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अंडमान द्वीप समूह यूरेशियन प्लेट में आता है। बॉफिन उत्तरी अमेरिकी प्लेट में है, बेफिन की खाड़ी। बेफिन द्वीप समूह, बाफिन नहीं होगा, यहाँ बेफिन होना चाहिए, बेफिन द्वीप समूह। डी वाला मेरे हिसाब से तो सही है। 91 चलते हैं। रिक्टर पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिक्टर पैमाने की बात हो रही है, भूकंप की तीव्रता का पैमाना है। तीव्रता का है क्या? भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है, यस। तीव्रता का पैमाना नहीं है ये। 92, हिमनदीय द्रोणी आप पढ़ते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्पाइन हिमनद घाटियों की मिट्टी आवरण, प्रस्तर और तलछट को हटाकर हिमनदी द्रोणी बनाती हैं। जब समुद्र तल किसी हिमनदी द्रोणी के तल से नीचे होता है तो आइस फ्रंट के पीछे हटने पर समुद्री जल प्रवेश करता है, जिसे फ्योर्ड बोलते हैं। फ्योर्ड आपने पढ़ा है एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसमें भी दिया गया है। दोनों सही है। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। 93, आप विजिट कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह बहुत कुछ चलाया हुआ है, पीवाईक्यू यूपीएससी की, देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनु, यहाँ से भी आ गया, आप इसको अवॉइड करते हैं, याद नहीं होती चीजें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आते हैं क्वेश्चन। मध्य अक्षांशीय
पर्णपाती वनों में अधिकतर ऐसे वृक्ष होते हैं जो गर्मी के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। मध्य अक्षांशी कहाँ पर होगा, जरा ध्यान दो आप। मध्य अक्षांशी, तो वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्या? नहीं, पर्णपाती तो नहीं पाए जाते। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बच्चा डी वाला। अब मैं एक ही स्टेटमेंट पढ़ के आंसर निकाल लिया अपना, क्योंकि मध्य अक्षांशी पे पर्णपाती कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए, वनों से क्वेश्चन आएंगे, घास स्थल से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। 94, वायुमंडल में विद्यमान निम्नलिखित चिरस्थायी गैसों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में पूछा है, यहाँ देखो दिया क्या क्या गया है, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, जीनॉन। समझ रहे हो आप कैसी गैसें दी गई हैं? फंसाने का प्रयास पूरा है, लेकिन आप फंसने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा नियॉन, फिर हीलियम, फिर आना चाहिए हाइड्रोजन, सबसे बाद में जीनॉन। 94 का ए सही होना चाहिए। नियॉन, फिर हीलियम, हाइड्रोजन और फिर जीनॉन। क्वेश्चन फंसाने वाला प्रयास किया गया है। वायुमंडल में विद्यमान चिरस्थायी गैसों का आरोही क्रम वो नहीं दी गई है जो आप याद करके रखते हैं। थोड़ा सा समझिए पैटर्न, वह नहीं दी गई है जो आप याद करके रखते हैं, उसके थोड़ा आगे बढ़ा गया है। पेपर को टफ बनाने का प्रयास इस क्वेश्चन के जरिए किया गया है। भूमंडलीय पवनों का पैटर्न मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय तापन में अक्षांशीय भिन्नता, यस। महाद्वीप महासागर, यस। पृथ्वी का घूर्णन, यस। तीनों सही है। पवन के पैटर्न में तीनों, आसान क्वेश्चन था। 96 देख लेते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जलवाष्प के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए जलवाष्प के क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। हवा में स्थिरता, अस्थिरता में इसकी भूमिका होती है, यस होती है। क्या एक कंबल की तरह कार्य करता है जिससे पृथ्वी ना तो बहुत ठंडी ना बहुत गर्म होती है, यस। एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ के जाइए आप लोग। 97, विश्व जलवायु प्रकार और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्वेश्चन, मतलब पढ़ने को, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, मध्य अक्षांशीय स्टेपी आर्द्र, उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री पश्चिमी तटीय। दूसरा इसका सही है। दो युग्म ऐसे हैं जो सुमेलित हैं। अब इस चैप्टर को आप पढ़िए जाकर, फिर देखिए कौन से इसमें से सही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है इस चैप्टर से। फिर एक देखो जलवायु प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए भाई, थोड़ा टफ बनाने का प्रयास हुआ है हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आप छोड़ना शुरू कर देते हैं चीजें कि नहीं पढ़ेंगे। वही जो जलवायु वाला है वो ज्यादा पढ़ते हैं आप, तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखिए। वार्षिक वर्षा कम होती है, तो वार्षिक वर्षा अगर कम है तो ठंडी जलवायु होगी वहां की। सॉरी, वर्षा कम है, तापमान थोड़ी ना। वर्षा कम होती है जो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, यानी वर्षा बहुत कम हो रही है। जाड़ों में प्रतिचक्रवात, अब प्रतिचक्रवात है तो आप जान गए कि ये कर्क और मकर रेखा के बीच की स्थिति तो नहीं होगी, उसके बाद की ही स्थिति होगी। ध्रुवों की और गर्मियों में तापमान कम होते हैं, तो ये सी वाला आंसर है। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये चैप्टर भी आप ढंग से पढ़ के जाइए। 99, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग समय के साथ गुजरात, महाराष्ट्र से परे देश के अन्य भागों में फैल गया। यस, अवश्य फैल गया है। पहले अहमदाबाद और मुंबई था, अब तो कई जगह है। कच्चा कपास बाहर में कमी होने वाला एक कच्चा माल नहीं है। कच्चा कपास बाहर में कमी होने वाला एक कच्चा माल नहीं है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सबसे ज्यादा शायद गुजरात ही फेमस है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड में आता है? नहीं। महाकौशल में? नहीं। निमाड़ में? नहीं। मालवा का पठार आप जानते हैं, वो इंदौर के आसपास का ही क्षेत्र है। ठीक है, इंदौर आप अगर देखे होंगे तो ये थोड़ा सा डीप नहीं हो गया? मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र जिला पूछ लिया गया, लेकिन इंदौर इतना स्वच्छता में बढ़िया काम कर रहा है। भिखारी मुक्त पहला जिला भी शायद इंदौर है, या पहला शहर, करंट अफेयर्स में कुछ था ऐसा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के शहरों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो श्रेणी सेकंड में है, क्योंकि श्रेणी फर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो श्रेणी सेकंड जो है वह ठीक ठाक लेवल पे रहती है चीजें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। 102 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निम्नलिखित में से किन नगरों से होकर नहीं गुजरता है? तो आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को मिलाकर स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मिलाया गया था सब चीजें। तो उसमें से कौन से हैं जो नहीं मिलते हैं? 3 और 4 लखनऊ और इंदौर है, जहाँ से चीजें नहीं जाती, क्योंकि लखनऊ में तो मैं ही रहता हूँ, अगर वहां से गुजरता तो मुझे पता चल जाता, और इंदौर से भी नहीं गुजरता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से चीजें क्या हो सकती हैं। पत्तन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जो जियोग्राफी है वह आप आर्थिक वाला और सामाजिक का भूगोल है, और जो भूगोल अन्य तरीके का है वह भी याद रखिए। सिर्फ वही जलवायु और बादल, वर्षा, उस पर ही मत स्टिक रहिए, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर वही चीजें पढ़ते हैं। भारत में प्रमुख पत्तनों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलिट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, पत्तन पे भी यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन। दीनदयाल पत्तन खंबात की खाड़ी के मुहाने पर है? नहीं भाई। कोचीन पत्तन वेम्बनाड कायाल के मुहाने पर स्थित है? यस। मारमागुआ पत्तन जुआरी नदमुख के प्रवेश मार्ग पर है? नहीं। पारादीप पत्तन गोदावरी डेल्टा में है? यस। नहीं, मैं गलत कर चुका हूँ शायद। 4 वाला पारादीप गोदावरी में कहाँ है? पारादीप गोदावरी में नहीं है। मारमागुआ पत्तन ये सही है, 2 3 सही होना चाहिए इसका, ठीक है। ज्वारी नदी के प्रवेश मार्ग पर है। अब आपको नदी कहाँ से कौन सी निकल रही है, पत्तन किस प्रकार, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। 104, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है? सूखा वायुमंडलीय है, ओलावृष्टि वायुमंडलीय, पाला वायुमंडलीय, हिमस्खलन जो है वह वायुमंडलीय नहीं है। 105 पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 120 है, बस खत्म करने वाले हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2006 में गठन हुआ? यस। अधिनियम 2005 का था? यस। दोनों सही है, 1 और 2। नीलगिरी से पूछा गया क्वेश्चन, नीलगिरी, सूरत, वाकसीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आसान क्वेश्चन है ये। कमीशन हुए थे युद्धपोत, आप जानते हैं कई कमीशन होते रहते हैं, जलावतरण होता रहता है। नीलगिरी, सूरत, वाकसीर, ये अलग अलग टाइप के हम बना रहे हैं, अलग अलग उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, हम मतलब देश हमारा। 107, करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन का, यूपीएससी आईएएस में भी पूछा जा सकता है 2026 में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौन से सर्वेक्षण संचालित किए जाते हैं? वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं कि ये वाला ये एनएसओ निकालता है, ये वाला सीएसओ निकालता है, ये वाला इसने निकाला, ये वाला उसने निकाला। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया। चारों हैं, चारों ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा सर्वेक्षण संचालित होते हैं। 108, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया है, क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। भारत सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का अनुमोदन दिया है। यस, तो सही है। फसल बीमा योजना बंद कर देंगे, बिहार में चुनाव है। 109, संगठन है, गठन का वर्ष है। आसियान, एपेक, यूरोपीय संघ, एफटीए। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये वाला। ए का 4, यूरोपीय संघ 1993 में बनता है, ठीक है। एपेक जो है 1989 में बनता है। आसियान 1967 में बनता है, और अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र 1994 में बनता है। तो ए का 4, बी का 3, टी का 1, ये वाला सी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन बना है। 110, द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो निकोलो मैकियावेली है, मैकियावेली फेमस व्यक्ति है। 111, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभियान संचालित नहीं किया गया? ऑपरेशन एबलेज, स्पाइडर्स वेब, ट्राइडेंट, बंदर। तो बी वाला है जो नहीं चलाया गया। और आप जानते हैं सैन्य अभियान पिछली बार भी यूपीएससी ने पूछा था। 112, पनडुब्बी रोधी युद्धक
उथले जलपोत अरनाला के बारे में कौन सा कथन सही है? अरनाला पे क्वेश्चन अवश्य आना चाहिए, चर्चा में थी करंट अफेयर्स में। ठीक है, भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन है, आप समझ रहे होंगे क्यों आया, क्योंकि स्वदेशी रूप से डिजाइन है। महाराष्ट्र में स्थित ऐतिहासिक किला के नाम पर है, यस। पीपीपी मॉडल पे है, यस। तीनों सही है। अरनाला पे क्वेश्चन आया है, आना चाहिए था, सबको पता था करंट अफेयर्स में चीजें हैं, आ, आ सकता है, आप पढ़कर भी गए होंगे अगर दिया होगा एग्जाम। 113 पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक पोप बने। अब वे लियो 15 के नाम से जाने जाएंगे। वे 271वें कैथोलिक पोप हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका पेरू के दोहरे नागरिक हैं। ये इसीलिए चर्चा में था क्वेश्चन क्योंकि वे अमेरिका और पेरू के दोहरे नागरिक हैं, मेनली अमेरिका के, तभी ये क्वेश्चन बना है। चर्चा में काफी था। ठीक है, पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई थी, वह भी बहुत चर्चा में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए चर्चा में था क्योंकि सी जो 3 नंबर है स्टेटमेंट वह पता करने के लिए। चलिए 114 देखते हैं। चिनाब नदी पर बने बांधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सलाल बांध, आलाल बांध, बगलिहार बांध। सलाल तो पढ़ा है मैंने, बगलिहार भी पढ़ा है, आलाल बांध तो पढ़ा ही नहीं मैंने। चिनाब नदी पर बने हैं। सलाल आप सुनते रहते होंगे और बगलिहार तो सुनते रहते होंगे, ये दोनों आप सुनते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं दोनों बांध, और इस समय तो काफी चर्चा में है। बगलिहार बांध की ऊंचाई सलाल बांध से अधिक है? नहीं। सलाल बांध का प्रचालन जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट एंड, ठीक है, ये वाला तो सही होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा लिखा है तो हमें लगता है हमारे हिसाब से, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बगलिहार बांध की ऊंचाई सलाल बांध से अधिक है, यस। बगलिहार बांध की ऊंचाई सलाल बांध से अधिक है, यस यस यस। ये नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये आंसर सही होना चाहिए। पहला तो अलाल बांध ही नहीं मैंने सुना, इसका तो केवल 2 ही ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी अगर आयोग ने अलाल बांध, मैंने तो नहीं सुना अलाल बांध, मेरे हिसाब से तो केवल 2 सही होना चाहिए। ठीक है, 115 देख लेते हैं। हाल ही में समाचार में रहे अल्काट्राज के बारे में कौन सा कथन सही है? अल्काट्राज अमेरिका के अल्काट्राज द्वीप में एक रक्षा किला था। कभी अमेरिका के अल्काट्राज द्वीप पर कारागार, जेल। इसे कभी इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब्स के नाम से प्रख्यात आदिवासी अमेरिकी छात्रों के एक समूह द्वारा अधिकार में लिया गया था। करंट अफेयर्स में रहा होगा, तीनों सही हैं इसके। करंट अफेयर्स में रहा होगा तभी आया होगा क्वेश्चन। बढ़िया पेपर बना है भाई, पीएससी आईएएस वालों। यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा लगा पेपर बताइएगा। भारत के सैन्य आयुधागार के बारे में कौन सा कथन सही है? हैमर एक शस्त्र प्रणाली है जिसे राफेल युद्धक विमान के लिए निर्मित किया गया है। क्या हैमर, नहीं मुझे तो नहीं लगता, हैमर तो कुछ और है ना। हैमर चर्चा में था अभी हाल फिलहाल में। 1 गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। स्कैल्प क्रूज मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत रूस के मध्य एक संयुक्त उद्यम, हाँ ब्रह्मोस तो लखनऊ में बन रही है। ये दोनों सही है, पहला सही नहीं है, हैमर जो है वह कुछ और है, आप देखिएगा। 117 पे चलते हैं। हाल ही में आईसीएआर ने विश्व की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं। डीआरआर चावल 100 और पूसा डीएसटी चावल 1 का विकास। ऐसे क्वेश्चन जो भी है करंट अफेयर्स में जरूर याद रखा करिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका 1 और 2 दोनों सही है। कमला वाला ये करंट अफेयर्स में था। ठीक है, यूपीएससी 2024 सॉरी 25 में नहीं पूछा गया, लेकिन सीडीएस ने पूछा है। 118 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय चक्र में विद्यमान किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छी सांख्यिकी है? तो क्रेडिट अपान जीडीपी अनुपात, जीडीपी की अनुपात से कितना क्रेडिट लोगों ने लिया है, क्योंकि जितना क्रेडिट होगा उतना ही व्यवसाय बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन का डी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं और भी मैंने इसको देखा है, कहाँ देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं तो देखा है। 119 पे चलते हैं। भारत सरकार के पहल और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में सही सुमेलित बताओ। जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र, कारपोरेट परिदृश्य को नया आकार देना, यस। यूविन पोर्टल, ये देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर देख कर आए थे। यूविन पोर्टल सभी राज्यों में व्यापार को सुगम बनाना, तो ये यूविन पोर्टल तो ऊपर भी आया था, ये नहीं होगा, एक है केवल सही। यूविन पोर्टल ऊपर भी आया था, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, देखो एक ही पेपर में। आप देखो जाके ऊपर आ चुका है क्वेश्चन ये। 120
सामाजिक गतिशीलता और संस्था विकास निम्नलिखित में से किसके प्रमुख घटकों में से हैं? तो सामाजिक शहरी डिजिटल से लेना देना नहीं, समाज की बात हो रही है। संस्था विकास, अटल कायाकल्प, ग्रामीण स्वराज नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना सही होना चाहिए। आप चैनल पर विजिट करेंगे, आपके मतलब की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा पेपर? इजी, मॉडरेट, टफ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ गलतियां हो तो सही करके बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।